हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन चैप्टर फर्स्ट व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में किस प्रकार से मध्यस्थों का अर्थात जो मीडिएटर्स थे उनकी उदय हुआ, क्योंकि व्यापार के विकास में मध्यस्थों की प्रमुख भूमिका है और वो आज भी है और प्राचीन समय में भी रही है। उन्होंने ही व्यापार और विशेषकर यानी व्यापार शुरू करने की जो जोखिम थी प्लस विदेशी व्यापार में जो जोखिमें थी उन्हें वहन करते थे। उनकी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेकर निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा यानी जोखिम उठाकर निर्माताओं को जो धन की आवश्यकता थी माल को निर्माण करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए उसके लिए वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की। इनमें जो मध्यस्थ थे वो थे कमीशन एजेंट, दलाल, फुटकर और दोनों प्रकार के माल के वितरक। ठीक है, यानी उस समय भी कमीशन एजेंट थे, दलाल थे और फुटकर व्यापारी थे और दोनों ही प्रकार के माल अर्थात रॉ मटेरियल भी और बना हुआ माल दोनों ही प्रकार के माल के वितरकों को शामिल किया गया था। विदेशी व्यापार बढ़ता हुआ एशिया में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं और इसकी बड़ी राशि भारत की ओर रही। यानी हमारे देश के द्वारा जब हम निर्यात करते थे तो निर्यात में सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं और बहुत बड़ी राशि भारत की रही। जगत सेठ जैसी संस्था, एक संस्था का विकास हुआ जिसका नाम था जगत सेठ। इस संस्था का भी विकास हुआ और मुगल काल और ईस्ट इंडिया के दिनों में उनका बहुत ही प्रभाव रहा। बैंकरों ने, हमने पढ़ा था देशी बैंकर्स वगैरह, तो बैंकरों ने न्यासों यानी ट्रस्टी और अक्षय निधि के निष्पादन के रूप में कार्य करना आरंभ किया। बैंकरों ने किसके रूप में काम करना आरंभ किया? न्यासी यानी न्यासी ट्रस्टी के रूप में और अक्षय निधि के निष्पादन के रूप में कार्य करना शुरू किया। विदेशी व्यापार का वित्त पोषण ऋण से होता था, यानी विदेशी व्यापार के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी उस धनराशि की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता था? लोन और ऋण के द्वारा। यद्यपि लंबी यात्राओं में विशाल जोखिम को देखते हुए ब्याज की दर को भी क्या रखा गया था? उच्च, यानी अधिक मात्रा में ब्याज लिया जाता था क्योंकि लंबी यात्राओं में जोखिम अधिक थी, चोरी की, डकैती की, इस प्रकार की जोखिमें थी और उन जोखिमों को वहन करने के हिसाब से जो ब्याज की दर रखी गई वो क्या है? हाईएस्ट यानी ऊंची रखी गई। उधार सौदों का भी यानी माल को उधार देने के सौदों का भी क्या किया? अभ्युदय अर्थात जन्म हुआ। तथा ऋण और अग्रिम की उपलब्धता यानी ऋण भी दिया जाता था और एडवांस भी दिया जाता था। इन गतिविधियों को बढ़ाया गया, लोगों को लोन दिया जाने वाला लगा, एडवांस दिया जाने लगा ताकि जो व्यापार है वो बढ़े। भारतीय उपमहाद्वीप ने अनुकूल व्यापार संतुलन के फल का लाभ और आनंद लिया, जिसमें निर्यात बड़े अंतर से आयात से अधिक होते थे। यानी हमारे देश से निर्यात बहुत अधिक मात्रा में होते थे जबकि आयात होते थे कम, यानी हम कम माल विदेशों से क्रय करते थे जबकि अधिक मात्रा में माल विदेशों में विक्रय करते थे। निर्यात का अर्थात निर्यात का अर्थ समझिए और आयात का अर्थ समझिए। आयात किसी देश से माल को क्रय करना, निर्यात अन्य देशों को माल को विक्रय करना। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने निर्माताओं, व्यापारियों और सौदागरों को विस्तार और विकास के लिए अधिक पूंजी कोषों से लाभान्वित किया। यानी जो व्यापार करने वाले थे, व्यापारी थे, जो सौदागर थे, जो निर्माता थे, उनका अधिक से अधिक विकास हो, अधिक मात्रा में इनकी संख्या हो, इसके लिए अधिक से अधिक पूंजी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। किसने? हमारे स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने। नेक्स्ट है परिवहन, अर्थात व्यापार करने के लिए हमें परिवहन के संसाधनों की भी क्या होती है? आवश्यकता। परिवहन के तहत जो हम उस समय यूज में लेते थे यानी अधिक मात्रा में जो लोकप्रिय थे वो जल और थल, क्योंकि उस समय वायुयान नहीं थे तो वायु परिवहन नहीं था, जल और थल परिवहन था, अर्थात जहाजों के माध्यम से समुद्र के द्वारा एक स्थान से यानी एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाया जाता था तो हम किसका यूज लेते थे? जहाजों का, नावों का। प्राचीन काल में जल और स्थल परिवहन लोकप्रिय थे।
व्यापार जमीन के द्वारा और समुद्र यानी थल और जलमार्ग दोनों ही माध्यमों से होता था। संचार के साधन के रूप में सड़कें विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, खास तौर पर स्थल और अंतर्देशीय व्यापार में बुनियादी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को अगर पहुंचाना है तो परिवहन के लिए सड़कों का विकास होना आवश्यक था। तो ऐसी स्थिति में सड़कों का भी क्या होने लगा, विकास। उत्तरी सड़क मार्ग मूल रूप में असम से तक्षशिला तक फैला जाता था। यानी उत्तरी सड़क मार्ग था वो कहाँ से जाता था, असम से जाता था तक्षशिला तक। और दक्षिण में यानी उत्तरी सड़क मार्ग असम से तक्षशिला तक फैला हुआ था। दक्षिण में भी पूर्व से पश्चिम तक फैले व्यापारिक मार्ग संरचनात्मक रूप से व्यापक थे। यानी पूर्व से पश्चिम तक जो व्यापारिक मार्ग था वो भी मार्ग बहुत फैला हुआ था। गति और सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त था। यानी वहां से तेज स्पीड से जाया जा सकता था और वहां सुरक्षा भी थी। यानी किसी प्रकार की डकैती की या लूटपाट की आशंका बहुत ही कम थी। सामुद्रिक व्यापार वैश्विक व्यापार नेटवर्क की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा थी। यानी समुद्रों के द्वारा जो व्यापार किया जाता था उसके द्वारा पूरे विश्व में व्यापार करना एक महत्वपूर्ण शाखा थी। मालाबार तट जिस पर मुजरिस नामक का जो बंदरगाह था वो स्थित था, उसका अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार में पुराना स्थान रहा, इतिहास रहा है। यानी मुजरिस नाम का जो हमारा बंदरगाह था जो कि मालाबार के तट पर स्थित है, उसके द्वारा अधिक मात्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता था, जो रोमन साम्राज्य के युग तक जाता है। यानी रोमन साम्राज्य जब तक था ना उस समय को जाता है। उस समय इस समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता था। हमारे देश में काली मिर्च बहुत अधिक मात्रा में क्या की जाती थी, निर्यात। काली मिर्च विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में मूल्यवान थी और काले सोने के नाम से जानी जाती थी। यानी हमने नाम सुना होगा ना, व्हाइट गोल्ड और ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड क्या थी, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता, जिसका व्यापार भी अधिक मात्रा में होता था। सदियों तक इस व्यापार के लिए मार्ग पर हावी होने के लिए विभिन्न साम्राज्यों और व्यापार शक्तियों के बीच क्या रहा, झगड़ा, यानी प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन और संघर्ष, झगड़ा बना रहा। इन मसालों के लिए ही भारत के वैकल्पिक मार्ग की तलाश में 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1948 में मालाबार के किनारे वास्को डी गामा भी आ गए। कालीकट एक ऐसा व्यस्ततम विक्रय केंद्र था। यानी कालीकट में बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का विक्रय किया जाता था, विक्रय का केंद्र था, यानी सेल सेंटर था। कि मध्य पूर्व से लोबार जहाँ के आवश्यक तेल और गंधार जो कि परफ्यूम के लिए और दवाइयों के लिए क्या था, फेमस, लेने के लिए यहाँ चीनी जहाज भी आते थे। कहाँ आते थे, कालीकट में। कालीकट में कौन आते थे, चीनी जहाज। क्या लेने आते थे, लोबार और गंधार से परफ्यूम। साथ ही साथ भारत से काली मिर्च, हीरे, मोती और कपास भी। यानी भारत से क्या लेके जाते थे वो, काली मिर्च, हीरे, मोती और कपास। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिणी या कोरोमंडल तट पर पुलिकट प्रमुख बंदरगाह था। पुलिकट बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्या निर्यात होता था, कपड़ा, ये प्रमुख निर्यात था। मजबूत व्यापारी समुदाय, यानी कौन सा व्यापारी समुदाय बहुत अधिक मात्रा में क्या था, मजबूत था। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समुदाय व्यवसाय में आए, यानी अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो मार्केट में आए, बिजनेस में आए। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने उत्तरी क्षेत्र में कारोबार संभाला। यानी पंजाबी और मुल्तानी जो व्यापारी थे उन्होंने कौन सा क्षेत्र संभाला, उत्तरी क्षेत्र का कारोबार। जबकि भट्ट जो कि गुजरात के थे उन्होंने गुजरात और राजस्थान के राज्यों में व्यापार आरंभ किया। अर्थात भट्ट ने कहा व्यापार आरंभ किया, गुजरात और राजस्थान के राज्यों का व्यापार का प्रबंध किया। पश्चिमी भारत में इन समूहों को कहते थे महाजन। हम सब ने नाम सुना होगा हमारे पुराने जमाने में, अर्थात पुराने समय में जब हमारे दादा परदादा गांव में रहते थे तब आप लोगों ने उनके मुंह से सुना होगा, अरे गांव में हमारे एक महाजन था और वो महाजन क्या करता था, पैसा उधार देता था,
जमीनें गिरवी रखता था, सोना चांदी गिरवी रखता था, किसानों को और व्यापारियों को धनराशि उपलब्ध करवाता था। तो महाजन वैश्य समाज से संबंधित थे। अहमदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों का सामूहिक रूप से मुखिया, यानी अहमदाबाद जैसे शहरों में, पश्चिम भारत में तो उसको क्या कहा जाता है, महाजन, जबकि अहमदाबाद के शहरी क्षेत्रों में जो व्यवसायिक समूह का सामूहिक रूप से हेड होता था, मुखिया होता था, उसको कहा जाता था नगर सेठ। आज भी आपने सुना होगा, कई लोगों के लिए इस प्रकार की कहावतें प्रयुक्त की जाती है, उपयोग में ली जाती है। अरे ये तो बड़ा नगर सेठ है, नगर सेठ है यानी ये बहुत ही धनवान है, लोगों को पूरे नगर में इसके पास ही सबसे अधिक मात्रा में क्या है, धन। अन्य शहरी समुदायों में यानी अन्य शहरियों में भी व्यावसायिक वर्ग विभिन्न प्रकार के नाम से जाने जाते थे, जैसे हकीम, वैद्य जो कि चिकित्सक होते थे, वकील, अधिवक्ता, पंडित या मुल्ला जो कि शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे, चित्रकार, संगीतकार और सुलेखक आदि शामिल थे। अब है मर्चेंट कॉरपोरेशन। व्यापारिक समुदायों ने गिल्ड से अपनी प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की। व्यापारिक समुदाय ने किससे, गिल्ड जो कि मर्चेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड अर्थात गिल्ड से प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की, जो अपने हितों की रक्षा के लिए स्वायत्त निगम था, एक ऑटोनॉमी संस्था थी और वह स्वयं ही अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करते थे। ये निगम औपचारिक रूप से संगठित थे, यानी फॉर्मेलिटी के लिए समूह के रूप में बनाया गया था, संगठन का निर्माण किया गया था, अपने स्वयं के सदस्यों के लिए नियम बनाता था, व्यावसायिक आचार संहिता भी इनके द्वारा बनाई गई, अर्थात किसी और के दिए नहीं, कोई राजा नहीं बनाता था, कोई कानून नहीं, बल्कि वो संस्था स्वयं ही अपने सदस्यों के द्वारा किस प्रकार काम किया जाना है, क्या अनुशासन के नियम है, किस प्रकार व्यवसाय करना है, उसके नियम और व्यवसाय की जो आचार संहिता है वो स्वयं ही बनाते थे और इसे राजा भी स्वीकार करते थे और राजा भी इस नियम और आचार संहिता का क्या करते थे, सम्मान। उद्योग और व्यापार पर कर लिया जाता था और ये कर ही राजस्व का प्रमुख साधन था, जो कि आज भी हम चुकाते हैं। उस समय भी कर प्रणाली थी और मर्चेंटों से अर्थात बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनके व्यापार पर और उद्योगों पर क्या लिया जाता था, टैक्स, और वह टैक्स ही उस राज्य की क्या होती थी, इनकम, जिसे राजस्व के नाम से जानते। व्यापारियों को जो कर दिए जाते थे, यानी व्यापारी कौन कौन से कर देते थे, चुंगी कर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक, यानी एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा पर जाने के लिए चुंगी, टोल नाका का सबने नाम सुना है ना, उस समय भी टोल चुकाया जाता था, यानी चुंगी करों का भुगतान करना होता था। अधिकांश प्रमुख वस्तुओं पर अलग अलग दर पर, यानी अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स की रेट थी और उनका भुगतान कैसा होता था, या तो नकद या फिर वस्तु, यानी टैक्स के रूप में वस्तुओं के द्वारा भी भुगतान किया जाता था और नकद होता था, नकद, दोनों ही ऑप्शन व्यापारियों को दिए जाते थे। वस्तुओं के अनुसार सीमा शुल्कों में भी अंतर था, यानी चुंगी करों में तो अंतर था ही था, साथ में सीमा शुल्कों में भी भिन्नता पाई जाती थी। सीमा शुल्क दरें विभिन्न प्रांतों की अलग अलग थी, यानी सीमा शुल्क का जो दायरा था अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था। नौका कर, यानी नाव के द्वारा माल लेके जाया जा रहा था, नौका कर लिया जाता था, आय का एक अन्य स्रोत था। इसका भुगतान कौन करता था, यात्रियों, सामान, मवेशियों और गाड़ियों के लिए किया जाता था। श्रम कर भी वसूल किया जाता था, यानी लेबर टैक्स। तो लेबर टैक्स वसूलने का अधिकार आमतौर पर स्थानिकों को हस्तांतरित कर दिया गया था। रजा, जो कि औरंगजेब ने शुरू किया था ना, रजा या कर संग्रहकों से गिल्ड प्रमुख का सीधे व्यवहार हुआ करता था तथा वे अपने साथी व्यापारियों की तरफ से निश्चित राशि पर मार्केट टोल का समाधान कर लिया करते थे। यानी गिल्ड प्रमुख जो था उसका सीधा व्यवहार किससे रहता था, राजा और कर संग्रहकों से, और वो सीधे ही जो टोल है किस प्रकार से लिया जाता था उसका निश्चय करते थे। गिल्ड व्यवसायी धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में भी, यानी किसी भी धर्म का अहित न हो, धर्म की रक्षा के लिए भी कार्य करते थे। अपने सदस्यों पर
क्या लगाते थे? निगम कर। और निगम कर लगाकर उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य भी किया, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए मंदिरों की जब आवश्यकता हुई तो उन्होंने मंदिरों के निर्माण का कार्य भी किया। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियों ने बड़े व्यापारियों को समाज में सत्ता हासिल करने में भी क्या बना दिया? सक्षम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं वो पढ़ेंगे। तब तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को बनाइए और तैयार कीजिए, वो आपके नोट्स के रूप में भी काम में आएंगे। ओके।